हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस। और दोस्तों उसमें हम लोग साइंस का पार्ट पढ़ रहे थे फिजिक्स, जिसमें से 3 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब आइए देख लेते हैं फिजिक्स का चौथा चैप्टर, जो कि दिया गया है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, हेडिंग डाल लेते हैं। चैप्टर नंबर दोस्तों दिया गया है 4। तो चैप्टर नंबर लिखेंगे #04 वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो दोस्तों ये चौथा चैप्टर है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों। देख लेते हैं कि वैद्युत धारा और चुंबक का क्या आपस में कनेक्शन है, क्या इनका संबंध है, किस तरीके से किसने इसकी खोज की। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले वैद्युत धारा के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। वैद्युत धारा पीछे हम लोग पढ़ चुके थे कि आवेश की प्रवाह दर क्या होती है, वैद्युत धारा कहलाती है। यानी आवेश जब गति करने लगता है तो वह क्या होता है, वैद्युत धारा में परिवर्तित हो जाता है, यानी वह धारा कहलाने लगती है। अब वैद्युत धारा जो होती है वह किस तरीके से चुंबकीय प्रभाव यानी किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र को बनाती है। आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी खोज किसने की। तो दोस्तों देख लेते हैं, एक वैज्ञानिक थे, सर ऑरेस्टेड। लिखेंगे दोस्तों, सर ऑरेस्टेड एक वैज्ञानिक थे। सर ऑरेस्टेड ने सन 1820 में सर ऑरेस्टेड ने 1820 में एक परिपथ के प्रयोग से अनजाने में, कैसे दोस्तों, ये जो खोज हुई थी, यानी वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, यानी वैद्युत धारा किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसकी खोज अनजाने में यानी जाने अनजाने में हो गई थी। ये एक प्रयोग कर रहे थे ऑरेस्टेड, और उसी के द्वारा इन्हें पता चला कि किस तरीके से वैद्युत धारा जो है वह गतिमान समय में क्या करती है, एक चुंबकीय क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती है। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं इन्हें किस तरीके से इन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो सर ऑरेस्टेड ने 1820 में एक परिपथ के प्रयोग से यह सिद्ध किया, एक परिपथ के प्रयोग से यह सिद्ध किया। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इन्होंने एक परिपथ बनाया था और किस तरीके से चीजें उन्होंने सिद्ध की थी। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो उन्होंने एक इस तरह का पहला परिपथ बना लेते हैं दोस्तों साथ में इस तरीके से परिपथ। यहाँ पर बैटरी जोड़ देते हैं, ये प्लस सिरा हो गया बैटरी का, ये माइनस सिरा हो गया। यहाँ पर इस तरीके से कुंजी जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक परिपथ था। अब इस परिपथ के पास में क्या, ये वाला जो सिरा है ये धनात्मक टर्मिनल है और ये वाला जो है ये ऋणात्मक टर्मिनल है, ये कुंजी है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी कुंजी खुली हुई है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही। जैसे कुंजी बंद करेंगे इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो ऑरेस्टेड ने क्या किया दोस्तों, जैसे ही एक परिपथ में एक कार्य कर रहे थे तो उनके पास में एक रखा था दोस्तों कंपास। क्या रखा था, कंपास। अब देख लेते हैं दोस्तों कंपास किसे कहते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कंपास। दोस्तों कंपास जो होता है वह होता है दिक सूचक यंत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं दिक सूचक यंत्र। दोस्तों दिक सूचक यंत्र मतलब होता है दिशा निर्देश करता, दिशा दिखलाता है। यानी ये इस तरीके का एक बना होता है। आप लोगों के स्क्रीन में एक चित्र इमेज आ रही होगी दोस्तों, देख लेना किस तरीके का एक दिक सूचक यंत्र होता है। एक चुंबकीय छड़ होती है दोस्तों उसमें इस तरीके की, इस तरीके की दोस्तों एक चुंबकीय छड़ होती है। अब एक चुंबकीय छड़ ये इस तरीके के एक पात्र में बंद होती है, यहाँ से ऐसे बंद होता है इस तरीके से। और ये वाला सिरा इस तरीके से, इसका इधर वाला सिरा नुकीला होता है दोस्तों, और इस साइड वाला भी सिरा इसका कैसा होता है, नुकीला होता है। इस तरीके की एक सुई होती है। अब जब इसे स्वतंत्र अवस्था में रखते हैं दोस्तों तो ये सदैव किस दिशा में रुकती है, ये सदैव एन और एस दिशा में रुकती है। यानी उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा। तो इस तरीके से क्या कर रहे थे ऑरेस्टेड सर जो थे वो एक अपना परिपथ में कोई प्रयोग कर रहे थे। तो ये जो दिक्सूचक यंत्र है यानी जो कंपास है वो कंपास इस परिपथ के पास में रखा था
इस तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कंपास रखा है ये, तो इसे इस तरीके से बना लेते हैं। इस तरीके का कंपास रखा था। इसकी दिशा क्या थी दोस्तों? इसकी दिशा थी इस तरीके की, इसकी इस तरीके की दिशा थी। अब उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही ऑरेस्टर ने क्या किया, इस परिपथ में धारा को प्रवाहित किया, यानी जैसे ही उन्होंने कुंजी को बंद किया इस तरीके से दोस्तों, जैसे उन्होंने कुंजी को इस तरीके से ऑफ कर दिया, तो कुंजी के ऑफ होते ही इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगी। तो जैसे ही इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगी, तो दोस्तों यहाँ पर वैद्युत धारा बह रही थी। और ये क्या होता है दोस्तों, ये कंपास यानी दिक् सूचक यंत्र, इसमें क्या लगी होती है, एक चुंबकीय छड़ होती है दोस्तों, चुंबकीय सुई होती है। तो एक चुंबक को कौन परेशान करता है, कौन आकर्षित करता है, दूसरा चुंबक। और दोस्तों यहाँ पर तो कोई दूसरा चुंबक नहीं है, यहाँ पर क्या, इस परिपथ में केवल धारा प्रवाहित हो रही है। तो ऑरिस्टर ने देखा कि जो ये दिक् सूचक यंत्र है इस परिपथ के पास में रखा है, तो इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ दोस्तों। क्या उत्पन्न हुआ, विक्षेप। तो ये क्या करने लगा, अपनी दिशा से कंपन करने लगा, यानी इस तरीके से, इसकी दिशा इस तरीके की थी, तो ये इस तरीके की दिशा में आकर इस तरीके से ऐसे ऐसे कंपन करने लगा। अब यह चीज जैसे ही ऑरेस्टर ने देखी, तो उनके दिमाग में एकदम से बत्ती जल गई कि दोस्तों हमने यहाँ पर एक परिपथ बनाया, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, और इस वैद्युत धारा के प्रवाह से चुंबक का क्या कनेक्शन है। अब जैसे ही पहले परिपथ में उन्होंने ये चीजें देखी, इसके जस्ट बाद उन्होंने दूसरा परिपथ बनाया। उस दूसरे परिपथ में देखते हैं दोस्तों क्या होती है, इसमें धारा की दिशा इस तरीके की है, ये प्लस सिरा है दोस्तों, यहां से धारा इस तरीके की आ रही। जब धारा की दिशा इस तरीके की है, तो इसमें विक्षेप इस दिशा में है। अब क्या किया उन्होंने दोस्तों, इस जो बैटरी है, जो सेल लगा है, सेल को उल्टे दिशा में लगा दिया, यानी धारा की दिशा को जो उन्होंने बदल दिया। तो देख लेते हैं धारा की दिशा बदलने पर इस जो दिक् सूचक यंत्र यानी जो कंपास है उसमें किस तरह का परिवर्तन होता है। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं दूसरे चित्र में। तो ये वाली जो इमेज थी दोस्तों, ये पहली इमेज थी। अब आइए देख लेते हैं दूसरी इमेज। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी दूसरी इमेज बना लेते हैं। अब इस साइड ऋणात्मक लगा देते हैं टर्मिनल, और इस साइड धनात्मक टर्मिनल लगा देते हैं। इस तरीके से ये इसका माइनस सिरा हो गया, ये इसका प्लस सिरा हो गया। अब दोस्तों इस तरीके से फिर से रख देते हैं यहाँ पर कंपास, दिक् सूचक यंत्र यहाँ पर रख देते हैं इस तरीके से। तो इसकी स्थिति क्या थी, इसकी कंडीशन थी ये वाली इस तरीके की। अब जैसे ही इस कुंजी को ऑन करेंगे, जैसे ही दोस्तों इस कुंजी को ऑन करते हैं इस तरीके से, जैसे कुंजी लगाते हैं, तो अब धारा इसके विपरीत दिशा में बहती। इस वाले परिपथ में दोस्तों देख रहे थे धारा इस दिशा में आ रही थी, इसमें धारा इसके विपरीत दिशा में आती इस तरीके की। तो जब धारा विपरीत दिशा में आएगी, तो अब इसका विक्षेप दोस्तों विपरीत दिशा में होता है। अभी तक ये इस तरीके से नीचे की ओर विक्षेपित हुई थी, अब इस बार ये क्या होगी, ऊपर की ओर विक्षेपित होने लगी इस तरीके से। तो इस बार विक्षेप इसका दूसरी दिशा में आ गया। अब क्या किया दोस्तों, ऑरेस्टर ने एक और परिपथ उन्होंने बनाया, और उस परिपथ में उन्होंने क्या किया, धारा के मान को बढ़ाया, उसके बाद में धारा के मान को कम किया। दोस्तों ऑरेस्टर जो थे एक वैज्ञानिक थे, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे उनके दिमाग में प्रश्न थे कि किस तरीके से हमें इन चीजों को एक सिद्ध करना है। तो इस वजह से उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। तो आइए देख लेते हैं, ये दूसरा चित्र था दोस्तों। अब आइए तीसरा चित्र देख लेते हैं इसी का, तीसरा परिपथ किस तरीके का बनाया। तो इस तरीके का दोस्तों परिपथ बना है। अब ये वाला सिरा देख लेते हैं, ये वाला सिरा धनात्मक है और ये वाला सिरा ऋणात्मक है। और यहां पर दोस्तों क्या है, कंपास रखा है इस तरीके से, यानी दिक् सूचक यंत्र लगा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, यहां पर उन्होंने कंपास रख दिया था इस तरीके से। कंपास को हिंदी में दोस्तों दिक् सूचक यंत्र बोलते हैं, जो दिशा बताता है। तो इस तरीके से कंपास रखा था। अब की बार क्या किया उन्होंने दोस्तों, इस परिपथ में धारा के मान को उन्होंने बढ़ा कर देखा इस तरीके से।
जैसे उन्होंने कुंजी ऑन की और धारा के मान को बढ़ाया, तो जैसे ही धारा के मान को बढ़ाया तो उन्होंने देखा कि विक्षेप जो है वो अत्यधिक उत्पन्न हुआ, यानी पहले विक्षेप इस तरीके से हल्का आ रहा था, जैसे कि धारा का मान उन्होंने बढ़ा दिया उस तरीके से विक्षेप जो है इस तरीके से आ गया। दिक्सूचक यंत्र जो है वो पूरी तरीके से ऐसे विक्षेपित होने लगा। तो दोस्तों इन सब प्रयोगों में उन्होंने देखा कि जैसे ही धारा के मान को हम कम करते हैं वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न होता है, यानी कमजोर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा बढ़ता जाता है। और दोस्तों कोई भी गति करता हुआ आवेश, जैसे ही गति करता हुआ आवेश होता है वो क्या करता है, एक वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यदि कहीं पर कोई आवेश स्थिर अवस्था में है तो वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और यदि कहीं पर आवेश गति कर रहा है, गतिमान अवस्था में है, तो वह वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करेगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इनके निष्कर्ष, किस तरीके से इन्होंने अपने निष्कर्ष दिए हैं। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये वाला जो है थर्ड परिपथ है, तीसरा परिपथ है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, इनकी थ्योरी को समझ लेते हैं और स्टेट का प्रयोग किस तरीके से था। तो दोस्तों देख लेते हैं, इसकी हेडिंग बना लेते हैं, क्या है और स्टेट का प्रयोग। और स्टेट का प्रयोग। तो ये दोस्तों देख लेते हैं और स्टेट ने किस तरीके का अपना प्रयोग किया, लिख लेते हैं। जब तक तार में, यहाँ पर लिखेंगे, पहले वाले में देख लेते हैं किस तरीके से उन्होंने प्रयोग किया था। जब तक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब तक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, प्रवाहित नहीं होती है, जब तक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तब तक कंपास की सुई, तब तक कंपास यानी जो दिक्सूचक यंत्र है, क्या लिखेंगे दोस्तों, कंपास। कंपास को हिंदी में बोलते हैं दिक्सूचक यंत्र, दिक्सूचक यंत्र प्रवाहित नहीं होती है, तब तक कंपास की सुई, कंपास की सुई समांतर रहती है, कंपास की सुई समांतर रहती है, कंपास की सुई समांतर रहती है, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, जैसे ही क्या करते हैं, कुंजी को ऑन करते हैं, पहले परिपथ की बात हो रही दोस्तों, तो क्या करेंगे, जैसे ही कुंजी को ऑन करेंगे, लिखेंगे दोस्तों, जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं या लगाते हैं, कुंजी को ऑन करते हैं या लगाते हैं, कंपास की सुई में, कंपास की सुई में, कंपास की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, कंपास की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या पहला परिपथ था कि कंपास की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। अब क्या करते हैं, धारा की दिशा को बदल देते हैं दोस्तों। तो दूसरे में क्या लिखेंगे, दूसरा वाला परिपथ जो था उसमें क्या था, परिपथ में धारा की दिशा, परिपथ में धारा की दिशा बदलने पर, धारा की दिशा बदलने पर
कंपास की सुई में कंपास की सुई में विपरीत विक्षेप उत्पन्न होता है। विपरीत विक्षेप उत्पन्न होता है। यानी जैसे ही क्या करते हैं, परिपथ में धारा की दिशा को बदल देते हैं, वैसे ही परिपथ में विपरीत दिशा में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं तीसरे परिपथ की बात कि ऑरेस्टर ने तीसरे परिपथ में क्या कहा। तो तीसरे परिपथ में देख लेते हैं दोस्तों, ऑरेस्टेड ने परिपथ में धारा के मान को बढ़ाकर एवं कम करके देखा कि यदि धारा का मान अधिक है, यदि धारा का मान अधिक है, तो विक्षेप अत्यधिक होता है। और यदि धारा का मान सूक्ष्म है तो विक्षेप भी कम होता है। तो दोस्तों इस तरीके के प्रयोग से ऑरेस्टेड ने क्या किया, यह बात सिद्ध कर दी कि विद्युत क्षेत्र जो है वो किस तरीके से उत्पन्न होता है, किसी गतिमान आवेश के कारण। और जब कोई आवेश गतिमान अवस्था में होता है तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो दोस्तों ये बात बहुत हमें नोट करनी है और ये बात याद करने वाली है। आइए इसे लिख लेते हैं, हैशटैग डालकर लिख लेते हैं कि गतिमान आवेश, लिखेंगे एक गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इस तरीके के प्रयोग से क्या हुआ, ऑरेस्टेड ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई आवेश गतिमान अवस्था में है तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और विद्युत धारा और चुंबक किस तरीके से एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इस प्रयोग से ये दोस्तों सिद्ध हो गया कि विद्युत धारा के द्वारा ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों चुंबक के बारे में और अधिक जानकारी और उसके गुणधर्म।
अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली हेडिंग। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से गतिमान आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं चुंबक क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे चुंबक। तो हेडिंग दोस्तों पड़ गई चुंबक। तो आइए अब देख लेते हैं चुंबक के बारे में, पढ़ लेते हैं कि चुंबक किस तरह का होता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, वह पदार्थ वह पदार्थ जो लोहे की बनी वह पदार्थ जो लोहे की बनी वह पदार्थ जो लोहे की बनी वस्तुओं को लोहे की बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है। लोहे की बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। चुंबक कहलाता है। आकर्षित करता है वह चुंबक कहलाता है। इसके दो ध्रुव होते हैं। इसके दो ध्रुव होते हैं। इसके दो ध्रुव होते हैं। एक उत्तरी ध्रुव एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दोस्तों दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरीके की होती है चुंबक की परिभाषा। आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरह का चुंबक होता है। तो एक चुंबक इस तरीके का छड़ की तरीके से बना लेते हैं कि इस तरीके का कोई एक ये चुंबक है। अब इसका एक सिरा होता है उत्तरी ध्रुव, यानी मान लेते हैं ये सिरा जो है ये उत्तरी ध्रुव है और ये वाला जो सिरा है ये दक्षिणी ध्रुव है। अब इसके पास कोई छोटे छोटे लोहे के कण इस तरीके के कण रखे होते हैं। इस तरीके के लिख देंगे दोस्तों लौह चूर्ण। ये क्या है दोस्तों, ये है लौह चूर्ण। ये लौह चूर्ण है और ये क्या है दोस्तों, ये है चुंबक। ये क्या है, चुंबक। तो जैसे जैसे इस चुंबक को इस लौह चूर्ण के पास लेकर आएंगे तो जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी तो दोस्तों इनके बीच में कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल। कैसा लगेगा बल, आकर्षण बल। और एक समय आएगा, यानी जैसे जैसे इसको पास लेकर आएंगे एक समय आएगा कि ये सारे जो लौह चूर्ण है ये इसमें आकर चिपक जाएंगे। तो इस तरीके का चुंबक का गुणधर्म होता है, यानी क्या करता है वह लोहे की बनी वस्तुओं को या चुंबक से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है अपनी ओर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, अब चुंबक के कुछ पार्ट समझ लेते हैं दोस्तों, चुंबक में क्या चीजें होती हैं। तो देख लेते हैं चुंबकीय छड़ क्या होती है। तो अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों चुंबकीय छड़। तो दोस्तों चुंबक के बाद में देखेंगे चुंबकीय छड़ को। तो हेडिंग डालेंगे चुंबकीय छड़। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं चुंबकीय छड़ किस तरह की होती है, लिख लेते हैं। तो लिखेंगे चुंबकीय छड़ को चुंबकीय छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, दोस्तों क्या होता है चुंबकीय छड़ को यदि हम क्या करें स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह छड़ सदैव सदैव यह छड़ सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में, यह छड़ सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है।
उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो दोस्तों क्या होता है, चुंबकीय क्षण की क्या खासियत होती है दोस्तों, इसे क्या करते हैं, यदि किसी भारहीन धागे से बांध दें और इसे स्वतंत्रता पूर्वक इस तरीके से कहीं पर, इस तरीके से, जैसे कोई एक ये चुंबकीय क्षण है, तो इसे किसी धागे से बांध देते हैं और धागे से बांध कर इसे इस तरीके से लटका दें, तो जब इसकी स्थिति आएगी, विरामावस्था आएगी, जब ये विरामावस्था में रुकेगी, तो इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव, यानी एक सिरा जो है वो उत्तर दिशा में होगा, दूसरा सिरा जो है वो दक्षिण दिशा में होगा। दोस्तों प्राचीन काल में क्या होता था, जब कोई कोई लोग जाते थे, जैसे मछुआरे लोग समुद्र में यात्रा करने या समुद्र में मछलियां मारने अपना, और कई लोग जाते थे जैसे जंगल में फंस जाते थे, उस समय आज के ज़माने के जैसे साधन उपलब्ध नहीं थे, तो क्या करते थे, दिशाओं का ज्ञान करने के लिए उनके पास एक चुंबकीय छड़ रखते थे, उसे एक धागे से बांधे रखते थे, और जहां पर उन्हें दिशा की खोज करनी होती थी उसे एक स्वतंत्रता पूर्वक इस तरीके से लटका देते थे, तो उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव में आ जाता था। तो इन्हीं उसी के द्वारा क्या करते थे, दिशाओं का ज्ञान करते थे और उसी के द्वारा अपनी यात्राओं को सफल बनाते थे। अब तो दोस्तों आजकल के युग में बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, मोबाइल फ़ोन सबके पास होते हैं, तो दिशाएं मोबाइल फ़ोन में ही होती हैं, जहाँ से जाना हुआ तुरंत से गूगल मैप में डाला और आराम से वहीं पर पहुंच गए। लेकिन प्राचीन काल में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उस समय चुंबकीय छड़ का प्रयोग किया जाता था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं चुंबकीय छड़ के क्या गुणधर्म होते थे। तो दोस्तों चुंबकीय छड़ किस तरह की होती थी, उसका एक नंबर लिख लेते हैं, कंडीशन लिख लेते हैं दोस्तों चुंबकीय छड़ की। तो चुंबकीय छड़ की पहली कंडीशन दोस्तों लिख लेते हैं, क्या होती है, चुंबकीय छड़ चुंबकीय छड़ चुंबकीय छड़ समान ध्रुवों को चुंबकीय छड़ समान ध्रुवों को प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित करती है। अब आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि समान ध्रुवों को किस तरीके से प्रतिकर्षित करती है। तो समान ध्रुव क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एक ये चुंबक है इस तरह का, इसका ये सिरा N है और ये भी ये सिरा S है। अब इसके पास कोई दूसरा चुंबक लेकर आते हैं इस तरीके से, ये सिरा इसका S है और ये सिरा इसका N है। अब ये S सिरा है, ये S सिरा है, यानी दोनों के दक्षिणी ध्रुव हैं आपस में। तो जब इनको पास में लेकर आएंगे इस तरीके से, जैसे इनको पास में लेकर आएंगे, तो एक कंडीशन ये आएगी कि पास में आने के बाद ये दोनों विपरीत दिशा की ओर बल लगाने लगेंगे, यानी दोनों पास नहीं आएंगे, दोनों एक दूसरे से दूर हटने लगेंगे। तो इनके बीच में जो बल लगता है दोस्तों, इनके बीच में जो बल कार्य करता है, इस तरीके से इनके बीच में जो भी बल लगेगा वो बल दोस्तों होगा प्रतिकर्षण बल। उन्हें क्या, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों प्रतिकर्षण बल। तो लिख देंगे प्रतिकर्षण बल। यानी समान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब इनके उत्तरी दक्षिणी ध्रुव दोनों लेकर आए तब प्रतिकर्षण हुआ। अब दोस्तों आगे वाले में देख लेते हैं, उत्तरी ध्रुव पास में लेकर आते हैं तब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई एक ये चुंबकीय छड़ है इस तरीके की, ये इसका N सिरा है और ये इसका S सिरा है। अब इसके पास में कोई दूसरी छड़ लेकर आते हैं दोस्तों इस तरीके से, इसका ये सिरा N है और ये सिरा S है। अब जैसे जैसे इनको पास में लेकर आएंगे इस तरीके से, जैसे जैसे पास में लेकर आएंगे, एक दूरी वो आ जाएगी दोस्तों कि ये भी क्या होने लगेंगे, दूसरे एक दूसरे की ओर से प्रतिकर्षण करने लगेंगे, यानी एक दूसरे से दूर हटने लगेंगे। दोस्तों ये प्रयोग आप लोगों ने किया होगा, यदि आपके पास कोई चुंबक हो और वो चुंबक आपस में क्या हुआ हो, टूट गया हो, तो टूटने के बाद दोस्तों क्या होता है, चुंबक का एक सिरा ऐसा होता है जिस सिरे को हम जोड़ नहीं सकते हैं, और जैसे विपरीत सिरा लेकर आते हैं वो सिरा आसानी से एक दूसरे की तरफ आकर्षित होता है और एक दूसरे के चुंबक में चिपक जाता है। तो इनके बीच में दोस्तों क्या होता है, जब समान ध्रुव होते हैं तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है दोस्तों। तो इनके बीच में क्या हुआ दोस्तों, प्रतिकर्षण हो गया। अब आइए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, चुंबकीय छड़ का दूसरा पॉइंट क्या है। तो दोस्तों चुंबकीय छड़ का दूसरा पॉइंट है कि चुंबकीय छड़ के असमान ध्रुव, क्या लिखेंगे दोस्तों, चुंबकीय छड़ के चुंबकीय छड़ के असमान ध्रुव, चुंबकीय छड़ के असमान ध्रुव सदैव
आकर्षित करते हैं। सदैव क्या करते हैं दोस्तों? आकर्षित करते हैं। यानी जब विपरीत ध्रुव होंगे, असमान ध्रुव होंगे, तो वो क्या करेंगे? आकर्षण होगा उनके बीच में, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बना लेते हैं चुंबकीय छड़ इस तरीके की। अब मान लेते हैं इसका ये एस सिरा है और इसका ये एन सिरा है। अब इसके पास एक दूसरी चुंबकीय छड़ लेकर आते हैं। ये इसका एस सिरा है और ये इसका एन सिरा है। तो जैसे ही इस सिरे को यहाँ पर लेकर आएंगे और इस सिरे को यहाँ पर लेकर आएंगे, जैसे ही इनके दोनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, वैसे ही दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से आपस में चिपक जाएंगे। तो इनके बीच में कैसा बल हो गया दोस्तों? ये बल हो गया आकर्षण बल। क्या लिखेंगे दोस्तों? आकर्षण बल। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों कैसा बल होता है? आकर्षण बल हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका अगला पॉइंट। देख लेते हैं दोस्तों अगला पॉइंट क्या बनेगा। बनेगा चुंबकीय छड़ के उत्तरी ध्रुव से, लिखेंगे चुंबकीय छड़ के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय छड़ के उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं निकलकर बल रेखाएं निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर दक्षिणी ध्रुव की ओर दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती हैं। गमन करती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से लास्ट पॉइंट देख लिया क्या हमने कि चुंबकीय छड़ का जो उत्तरी ध्रुव होता है उससे क्या निकलती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। और वो किस दिशा में जाती हैं? वो जाती हैं दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो आइए अब इन्हें समझ लेते हैं किस तरीके का एक चुंबकीय छड़ बना लेते हैं यहाँ पर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। मान लेते हैं यह एक चुंबकीय छड़ है इस तरीके की। और यह इसका एन सिरा है, उत्तरी ध्रुव है। और यह इसका एस सिरा है, यानी दक्षिणी ध्रुव है। इस तरीके से तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय छड़ के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती हैं। यानी इस तरीके से निकलेगी ऐसे, और ऐसे आकर यहाँ पर एस की तरफ ऐसे मिल जाएगी। यहाँ से निकलेगी इस तरीके से और ऐसे आएगी, ऐसे मिल जाएगी इस तरीके से। दूसरी जाएगी यहाँ से तो इस तरीके से आएगी और ऐसे मिल जाएगी दोस्तों। इस तरीके की आकृति बनती है इस तरीके से, इस तरीके से। तो इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो चुंबकीय छड़ के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। तो इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से ये निकलेंगी इस तरीके से। अब इस दिशा में दोस्तों आएंगी। तो इस तरीके की दोस्तों डायग्राम बने होते हैं। यानी ये जो है चुंबकीय छड़ है, इसके उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं और वो दक्षिणी ध्रुव पर आकर समाप्त हो जाती हैं। लेकिन चुंबकीय छड़ के अंदर इनकी दिशा क्या होती है दोस्तों? चुंबकीय छड़ के अंदर इनकी दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। यानी चुंबक के अंदर ये दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं, लेकिन चुंबक के बाहर ये उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है? चुंबकीय छड़ कार्य करती है। तो दोस्तों आज हमने क्या किया? चुंबकीय छड़ देख लिया किस तरीके से है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका अगला टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली हेडिंग है चुंबकीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं। यानी दोस्तों अभी हमने देखा कि किस तरीके से चुंबकीय छड़ से चुंबकीय बल रेखाएं उसके उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती थी। अब आइए इन्हीं जो रेखाएं निकलती हैं इनके गुणधर्म समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगली हेडिंग डालेंगे चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय
बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोस्तों किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, एग्जाम में। चुंबकीय बल रेखाएं आ जाए तब भी यही लिखना है, क्षेत्र रेखाएं आ जाए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तब भी यही लिखना है, चुंबकीय छड़ या किसी के बारे में कोई चीज आ जाए तो यही दोस्तों इसके आंसर होंगे। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो लिखेंगे दोस्तों किसी चुंबक के किसी चुंबक किसी चुंबक के किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्षेत्र रेखाएं एक संगत बंद वक्र बनाती हैं। एक संगत बंद वक्र बनाती हैं। वक्र बनाती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और पुनः चुंबक के भीतर और पुनः चुंबक के भीतर और पुनः चुंबक के भीतर उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती हैं। चुंबक के भीतर उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती हैं। वापस आ जाती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट चुंबकीय बल रेखाओं का। ये मान लेते हैं दोस्तों अगर ये फर्स्ट पॉइंट था तो आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट। तो आइए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या दिया गया है? दिया गया ध्रुवों के समीप रेखाएं, जैसे जैसे रेखाएं ध्रुवों के समीप होंगी तो लिखेंगे दोस्तों ध्रुवों के समीप रेखाएं ध्रुवों के समीप रेखाएं सघन होती हैं। ध्रुवों के समीप रेखाएं सघन होती हैं परंतु ज्यों-ज्यों इनकी दूरी बढ़ती जाती है, ज्यों-ज्यों इनकी दूरी बढ़ती जाती है इनका घनत्व कम होता जाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया है क्षेत्र रेखा पर किसी बिंदु के पास
क्षेत्र रेखा पर किसी बिंदु के पास खींची गई स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है। उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है। आइए दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया है, क्षेत्र रेखाओं की निकटता बढ़ने से क्षेत्र रेखाओं की निकटता बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती जाती है। दोस्तों इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं कार्य करती हैं। अब आइए देख लेते हैं इनका सबसे मुख्य पॉइंट क्या है दोस्तों, कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। यानी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को आपस में कट नहीं करती हैं। अब आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि चुंबकीय छड़ से किस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और किस तरीके से एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबक के दो जो ध्रुव होते हैं क्यों आकर्षित होते हैं और क्यों प्रतिकर्षित होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, ये समझेंगे कि दो चुंबक जो होते हैं आपस में क्यों एक दूसरे की ओर चिपक जाते हैं, और वही चुंबक जब विपरीत दिशा में लेकर आते हैं तो वो चुंबक एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित कर देते हैं, क्यों एक दूसरे को दूर कर देते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक चुंबकीय छड़ ले लेते हैं इस तरीके से, ये इसका एस सिरा है दोस्तों, ये इसका एन सिरा है। अब यहाँ पर पास में एक दूसरी चुंबकीय छड़ लेकर आते हैं दोस्तों इस तरीके से, ये भी इसका एन सिरा है, ये भी इसका एस सिरा है। अब देख लेते हैं दोस्तों, चुंबकीय छड़ के उत्तरी ध्रुव से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। तो इससे चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी, इस वाले से चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी। इस तरीके से निकलेंगे दोस्तों ये। अब जैसे जैसे इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी, जैसे जैसे इन्हें पास लाते जाएंगे, तो ये चुंबकीय बल रेखा इस तरीके से निकल रही है, ये चुंबकीय बल रेखा इस तरीके से निकल रही है। अब दोस्तों इसकी जब चुंबकीय बल रेखा अगर यहाँ पर एक दूसरे से टकराएगी, तो ये नियम अभी दोस्तों बताया गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो जब ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से टकराने लगती हैं, तो ये चुंबक क्या करते हैं, एक दूसरे को वापस धकेल देते हैं, एक दूसरे पर विपरीत बल लगाते हैं, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो दोस्तों यही कारण होता है कि इनके बीच में कैसा बल लगता है, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल।
तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं, हम समझ लेते हैं कि यहाँ से चुंबकीय बल रेखा निकल रही है, इसके भी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखा निकल रही है। जब ये चुंबकीय बल रेखाएं आपस में टकरा जाती हैं तो ये काटती नहीं, इस वजह से दोनों चुंबक एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। और ये दोस्तों ये बल रेखाएं दिखाई नहीं पड़ती हैं, कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता है, केवल समझ सकते हैं प्रयोग के द्वारा। अब आइए देख लेते हैं, जब विपरीत ध्रुव आते हैं तो आपस में क्यों आकर्षित करते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, यदि कोई एक चुंबकीय छड़ है इस तरीके की, ये इसका N ध्रुव है और ये इसका S है। अब इसके पास दोस्तों क्या है, एक दूसरी चुंबकीय छड़ लेकर आते हैं इस तरीके की, ये इसका S सिरा है और ये इसका N सिरा है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और कहाँ जाती हैं, वो दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। तो दोस्तों जैसे ही इनको पास लेकर आएंगे तो यहाँ से जो बल रेखाएं निकलेंगी तो अब उन्हें इस वाले दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं चुंबकीय बल रेखाएं और उन्हें दक्षिणी ध्रुव की तलाश होती है, तो उनके सामने ही क्या मिल जाता है, दक्षिणी ध्रुव मिल जाता है। तो ये चुंबक इस पर क्या करता है, बल लगाने लगता है इस तरीके का। तो इससे जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी वो सब दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने लगेंगी। तो इस तरीके से इनके दोनों के बीच में कैसा बल उत्पन्न हो जाएगा, इनके बीच में बल उत्पन्न हो जाएगा आकर्षण बल। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कैसा बल हो जाएगा, ये आकर्षण बल। तो इस तरीके से समान किसी चुंबक के समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और किसी चुंबक के जो असमान ध्रुव होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, आकर्षित करते हैं। ये प्रयोग आप लोगों ने घर पर भी किया होगा। देख लेते हैं दोस्तों, जैसे घर में बचपन में क्या होता है, खेलते हुए एक चुंबक इस तरीके का गोला मिल जाता था, किसी स्पीकर का इस तरीके का गोला होता था, चुंबक इस तरीके का गोल बना होता था ऐसे इस तरीके का। अब ये गोला दोस्तों इस तरीके का बीच में यहाँ पर होल हुआ करता था। अब ये चुंबक आपस में किसी तरह टूट जाता था, खेलने में कूदने में या किसी तरीके से किसी ने पटक दिया तो क्या होता था, आपस में दो भागों में टूट जाता था। तो जो चुंबक का कोई भी भाग अगर टूटेगा तो उसके कितने ध्रुव होंगे दोस्तों, उसके दो ध्रुव होते थे, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव हो जाता था। और उसके बाद में जब हम उनसे फिर से पुनः जोड़ने का प्रयास करते थे तो वो चुंबक कभी उस दिशा में नहीं जुड़ता था, और जैसे ही उसके विपरीत दिशा में लेकर आते थे वो चुंबक फटाक से जुड़ जाता था। तो दोस्तों उसका यही रीजन है, जब समान ध्रुव लेकर आते हैं तो उनकी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, इस वजह से वो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, नहीं आपस में जुड़ते हैं। और जैसे ही कोई विपरीत ध्रुव लेकर आते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, यानी आकर्षण बल कार्य करता है। चुंबक चुंबक के उत्तरी ध्रुव से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं उन्हें दक्षिणी ध्रुव की तलाश होती है और सामने दक्षिणी ध्रुव मिल जाता है, इस वजह से उनमें क्या होता है, आकर्षण मिल जाता है दोस्तों। तो आकर्षण बल कार्य करता है। तो इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं कार्य करती हैं। ये चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। अब आइए दोस्तों इसका अगला टॉपिक समझ लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, चुंबक को अति सूक्ष्म छोटा करने पर भी चुंबक के दो ध्रुव ही बनते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, यानी कोई चुंबक है, चुंबक का एक छोटा सा इतना सा टुकड़ा ही क्यों ना हम लोग ले लें, तो इस टुकड़े में भी क्या होगा, एक जो होगा एक उसका उत्तरी ध्रुव होगा और एक उसका दक्षिणी ध्रुव होगा। यानी चुंबक का एक छोटे से छोटा सूक्ष्म पार्ट भी कितने ध्रुवों में बटा होता है, दो ध्रुवों में बटा होता है, जिसका एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव कहलाता है और दूसरा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ये चुंबक किस तरीके से, जिस चुंबक को जैसे मान लेते हैं दोस्तों, एक ये चुंबकीय छड़ है यहाँ पर इस तरीके से, एक ये चुंबकीय छड़ ले लेते हैं इस तरीके से, ये N है और ये S है। अब दूसरी चुंबकीय छड़ दोस्तों यहाँ पर ले लेते हैं इस तरीके से, ये N है और ये S है। अब इन्हें पास में लेकर आते हैं, इन्हें और पास में लेकर आते हैं इस तरीके से। जैसे दोनों को पास में लेकर आते हैं एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि दोनों एक दूसरे की ओर बल लगाने लगते हैं दोस्तों। तो जो ये दूरी होती है जहां से ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं, वो जो क्षेत्र होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। तो आइए उस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली जो हेडिंग है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है।
चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से बनता है। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी गतिमान आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होगी। तो दोस्तों देख लेते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर, किसी चुंबक के चारों ओर, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई, जिसमें चुंबकीय सुई, जिसमें चुंबकीय सुई एक बल आघूर्ण स्थापित करती है, एक बल आघूर्ण, एक बल आघूर्ण स्थापित करती है, एक बल आघूर्ण स्थापित करती है, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर, जिसके कारण चुंबकीय सुई, जिसके कारण चुंबकीय सुई, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में ठहरती है या ठहर जाती है, ठहरती है। चुंबक का वह क्षेत्र, चुंबक का वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबक का वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबक का वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसे B से प्रदर्शित करते हैं, इसे B से प्रदर्शित करते हैं, इसे B से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI पद्धति में मात्रक, इसका SI पद्धति में मात्रक, इसका SI पद्धति में मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला होता है, या टेस्ला होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने समझ लिया कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। दोस्तों यदि हम कहीं पर किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे कोई यहाँ पर चुंबकीय छड़ रख देते हैं, उसके बाद में एक दूसरी चुंबकीय छड़ रख देते हैं, तो वो दोनों जिस क्षेत्र से एक दूसरे पर बल लगाते हैं वह दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। जहां से एक चुंबक दूसरे चुंबक पर क्या करता है, बल आरोपित करता है, वह क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, इसे B से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसे टेस्ला बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र देख लिया। अब चुंबकीय क्षेत्र का जो
डेरिवेशन करेंगे दोस्तों, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला प्राप्त करेंगे, बी बराबर किस तरीके से आया था, वो दूसरे वीडियो में देखेंगे किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ है। ये केवल डेफिनेशन हमने प्राप्त की है दोस्तों। अब दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र पर किस तरीके से विद्युत धारा का प्रभाव होता है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोग बने रहिए चैनल के साथ में और इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपकी सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। थैंक यू दोस्तों।